वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम चालू करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 1 NCERT द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो मेरा नाम है शहजादा शेख। चलिए लेसन को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। इस लेसन में हम हमारे सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले चलिए एक सैर पे चलते हैं, सोलर सिस्टम को देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब होते क्या है। काफ़ी समय आप अंधेरी रातों में स्काई को देखते होंगे तो आप हमेशा ताज्जुब में पड़ जाते होंगे, ये चमकने वाली चीज़ है क्या। काफ़ी बार आप नोटिस करते होंगे जो चमकने वाली चीज़ें हैं वो कभी कभी ब्लिंक कर रहा है, कभी ट्विंकल कर रहा है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ब्लिंक नहीं कर रहा है, कंटिन्यूसली स्टिल है, जो लाइट को बस रिफ्लेक्ट कर रही है। तो स्पेस में इन चीज़ों को सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन्हें सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है, जैसे प्लैनेट, मून, मीटेरॉइड, सन, कॉमेट, स्टार्स। तो ये सब जो भी चीज़ें हैं इन्हें सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है। तो इन सब सेलेस्टियल बॉडी में आपने हमेशा हमारे मून को नोटिस किया होगा, पर क्या आपने अभी नोटिस किया है जो मून होता है वो हमेशा सेम नहीं होता है, उसकी फेजेस बदलती रहती है। कभी वो फुल होता है, कभी धीरे धीरे उसके फेजेस कम होते होते हाफ तक चले जाता है, और कभी कभी एक ऐसा दौर होता है जब मून पूरी तरीके से गायब हो जाता है। तो जब मून पूरा दिखता है हम उसे फुल मून डे बोलते हैं या फिर पूर्णिमा बोलते हैं, और जब मून पूरी तरीके से गायब हो जाता है तो उसे न्यू मून डे या फिर अमावस्या बोला जाता है। तो आप हमेशा इस डाउट में रहते होंगे, इस क्यूरियोसिटी में रहते होंगे कि आखिर ये क्यों होता है, मून के फेजेस क्यों बदलते हैं। तो ये सब इसलिए बदलते हैं क्योंकि जो मून है वो हमारे अर्थ के आजू बाजू एक मूवमेंट करता है, एक रोटेशन करता है, खुद भी स्पिन होता है। तो इस मूवमेंट के कारण, इस रेवोल्यूशन या इस रोटेशन के मूवमेंट के कारण हमें मून का डिफरेंस फेज दिखता है। कभी वो फुल मून हो जाता है तो कभी वो न्यू मून हो जाता है। तो आप तो अभी यहाँ तक समझ ही गए होंगे कि हमें मून का डिफरेंस फेस क्यों दिखता है, हर रोज मून एक जैसा क्यों नहीं दिखता है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक अभी देखते हैं हम, सेलेस्टियल बॉडीज। तो सेलेस्टियल बॉडीज क्या होते हैं तो हमने पहले भी देखा था, प्लैनेट, मेटेरॉइड, सन, मून, कॉमेट, स्टार्स, ये सब सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं। तो चलते हैं एक सफ़र पे, देखते हैं ग्राफिक के जरिए ये सब क्या होता है। अगर हम सोलर सिस्टम के बीच में से चालू करेंगे तो हमें सबसे पहले मिलेगा हमारा प्यारा सन। फिर धीरे धीरे जाते रहेंगे तो पहला प्लैनेट हमें मिलेगा मर्क्यूरी, देन सेकेंड वीनस, फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारा अपना प्लैनेट यानी अर्थ आता है। फिर और कुछ दूरी तक ट्रैवल करेंगे तो हमें मार्स मिलेगा, और मार्स से ट्रैवल करते जाएंगे तो कुछ दूरी पे हमें एस्टेरॉयड बेल्ट्स मिलेंगे। ये एस्टेरॉयड बेल्ट उन छोटे छोटे एस्टेरॉयड्स के टुकड़े होते हैं जो मार्स और जुपिटर के बीच में होता है। काफ़ी सारे साइंटिस्ट का मानना है कि ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है ये यहाँ पे कोई आगे पहले प्लैनेट हुआ करता था, उस प्लैनेट के डिस्ट्रॉय होने के कारण यहाँ पे एस्टेरॉयड बेल्ट बन चुका है। फिर हम एस्टेरॉयड बेल्ट को छोड़ के आगे जाएंगे तो हमें जुपिटर मिलेगा, यानी हमारे सोलर सिस्टम का तो सबसे बड़ा प्लैनेट। फिर हम उसके आगे जाएंगे तो हमें सैटर्न मिलेगा, फिर देन उसके बाद यूरेनस, और हमारा लास्ट प्लैनेट नेपच्यून। अगर हम नेपच्यून से भी आगे जाते जाए तो हमें मिलेगा हमारा ड्राफ्ट प्लैनेट प्लूटो। बिफोर 2003 प्लूटो भी एक प्लैनेट हुआ करता था सोलर सिस्टम का, बट इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी एसोसिएशन ने उसे 2003 के बाद उसे ड्राफ्ट प्लैनेट का दर्जा दे दिया गया। उसने अपने प्लैनेट होने का जो दर्जा था वो तब से उन्होंने खो दिया है। तो हमारा सोलर सिस्टम का सफ़र यहीं तक ख़त्म होता है। तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन, द सन, द मून एंड ऑल दो शाइनिंग ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। तो चलिए हम अभी स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, गर्म होते हैं, गैस के गोले होते हैं जिसमें जलने के कारण हमें रोशनी मिलती है, जिसमें से हमें लाइट सोर्स मिलता है। तो इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम स्टार्स बोला जाता है। तो इस यूनिवर्स में, हर एक सोलर सिस्टम, हर एक गैलेक्सी में स्टार एक ऐसा सोर्स होता है जिसमें से हमें लाइट, हीट और एनर्जी मिलता है। तो अब आपको समझ गया होगा कि सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती है। आपके मन में ये क्यूरियोसिटी भी होगी, अगर सारे स्टार्स जो हमसे दूर है वो एक सेलेस्टियल बॉडी है जो कि बड़े गैस के गोले हैं, उनमें से लाइट आता है, हीट आता है, तो उन सब स्टार का हीट और लाइट हमें क्यों नहीं फील होता है। क्योंकि ये जो स्टार्स है, ये जो सेलेस्टियल बॉडीज़ है, ये हमसे काफ़ी करोड़ों मील दूर होते हैं। लाखों मील दूर होने के कारण हमें सिर्फ इनके कुछ ही हिस्से का लाइट विजिबल होता है, इनका हीट सोर्स या फिर ये हम इन्हें पास में से ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते हैं, ये हमसे काफ़ी दूर होते हैं।
तो इसलिए यह हमें टाइनी टाइनी छोटे छोटे डॉट की तरह ही विजिबल होता है। चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, द कॉन्स्टेलेशंस। तो हमेशा आपने नाइट स्काई में देखा होगा स्टार्स कुछ पैटर्न बनाते हैं। तो इन पैटर्न्स के कारण हमें काफ़ी सारे वेरिएशन दिखते हैं नाइट स्काई में। तो हर एक पैटर्न एक अपने आप में कॉन्स्टेलेशन होता है। तो चलिए इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे ओरियन, उर्जा मेजर, उर्जा माइनर, स्कॉर्पियो, टोरस, लायरा, जेमिनी, लियो या फिर कैप्रिकॉन। तो ऐसे ही काफ़ी सारे कॉन्स्टेलेशन हमारे अर्थ में हैं जिन्होंने एस्ट्रोनॉमर्स ने टेलीस्कोप के थ्रू डिस्कवर किए हैं। तो चलिए उर्जा मेजर के बारे में बढ़ते हैं, या फिर जिसे बिग बियर भी बोला जाता है, जो हमारे सिलेबस में है। तो उर्जा मेजर जो है ये एक ऐसा कॉन्स्टेलेशन है जो कहीं से भी बहुत सारे लोग इसे रिकॉग्नाइज करते हैं। तो चलिए द उर्जा मेजर को देखते हैं, यानी द बिग बियर। इसे हिंदी में सप्तऋषि भी बोला जाता है। सप्तऋषि का मतलब अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। इनके अलावा हमारे बुक में और एक द नॉर्दर्न स्टार या फिर द नॉर्दर्न स्टार, जिसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। अब सभी ने तो ध्रुव तारे के बारे में सुना ही होगा, द नॉर्दर्न स्टार। तो पुराने ज़माने में जो नाविक हुआ करते थे उन्हें डायरेक्शन रेफर करने के लिए या पहचानने के लिए द नॉर्दर्न स्टार बहुत हेल्प करता था। तो जो सप्तऋषि स्टार है उसके नीचे के दो स्टार होते हैं जो आप देख सकते हैं। अगर आप ये लास्ट के 2 स्टार को एक अलाइन वे में फॉलो करेंगे और आपको उर्जा माइनर में जो स्टार टेल की तरफ दिखेगा उसे हम द नॉर्दर्न स्टार बोलते हैं, यानी ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा हमें द नॉर्थ डायरेक्शन देखने में बहुत हेल्प करता है। जो एडवेंचरर्स होते थे, जो नाविक होते थे, जो सेलर्स होते थे पुराने वक्त में, उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कमी होने के कारण नॉर्दर्न स्टार एक ऐसा जरिया था जो उन्हें डायरेक्शन बताने में हेल्प किया करता था। तो यहाँ तक आप कॉन्स्टेलेशन के बारे में समझ ही चुके होंगे। मतलब हर वो पैटर्न जो नाइट स्काई में हमें स्टार्स के थ्रू दिखता है, या फिर वो पैटर्न जो स्टार्स नाइट स्काई में बनाती है, उन डिफरेंट पैटर्न्स को हम कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। तो हर कॉन्स्टेलेशन का एक डिफरेंट नाम होता है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, द प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स क्या होते हैं? तो प्लैनेट वो सेलेस्टियल बॉडी होती है जिनके पास खुद की रोशनी नहीं होती है। ये अपने नियर बाय स्टार्स पर डिपेंड करते हैं लाइट सोर्स के लिए और हीट सोर्स के लिए। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं प्लैनेट का। क्यों ना हमारे सोलर सिस्टम से स्टार्ट करें। जैसे कि हमने हमारे सोलर सिस्टम में हमारे पहले के प्लैनेट्स देखे, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड द डार्क प्लैनेट प्लूटो। तो चलिए हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, द सन। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक सन के बारे में देखते हैं। जो सन है वो हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है। ये एक बहुत ही बड़ा ह्यूज हॉट गैस होता है जो हमारे सोलर सिस्टम को हीट और लाइट प्रोड्यूस करवाता है, सोर्स करवाता है। सन में एक ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट होता है, पर हम इसका वही अमाउंट में से फील कर पाते हैं जो हमारे लिए फेवरेबल होता है। क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो सन से तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे होता है। तो हमें उस ट्रेमेंडियस हीट और लाइट का सामना नहीं करना पड़ता है। हमें एक लिमिटेड अमाउंट में ही उसका हीट और लाइट प्रोवाइड होता है जो लाइफ के लिए नेसेसरी होता है और जो रिक्वायर होता है। सनलाइट हमारे यहाँ ज़िंदगी और प्लांट पनपने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि सनलाइट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ लाइट इन आवर सोलर सिस्टम। तो चलिए अभी देखते हैं, अगर कोई प्लैनेट सन के बहुत ही पास या फिर उससे काफ़ी ज़्यादा दूर है तो उसका उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जो अमाउंट ऑफ हीट उन तक पहुंचती है वो कैसी होती है 2 डिफरेंट प्लैनेट में। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे मर्क्यूरी एंड प्लूटो का। चलिए देखते हैं प्लूटो और मर्क्यूरी के बारे में। अगर कोई प्लैनेट सन से बहुत दूर या सन के बहुत पास है तो उस पर उसका क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है उसके टेम्परेचर और उसके लाइफ लाइन पे। तो चलिए देखते हैं प्लूटो और मर्क्यूरी के बारे में। मर्क्यूरी का जो डिस्टेंस है सन से वो है 57 मिलियन किलोमीटर और प्लूटो का है 3670 मिलियन किलोमीटर। अब डिस्टेंस वाइज देख सकते हैं जो मर्क्यूरी है वो सन के बहुत ही ज़्यादा पास है और जो प्लूटो है वो सन से बहुत ज़्यादा दूर है। सेकेंड देखते हैं टेम्परेचर कैसा है दोनों प्लेनेट पे।
मर्क्यूरी पे जो टेम्परेचर है वो 427 डिग्री सेल्सियस है, जो काफ़ी गर्म होता है। और वही प्लूटो पे अगर देखेंगे तो वो -233 डिग्री सेल्सियस है। दोनों को कंपेयर करेंगे, मर्क्यूरी पे देख सकते हैं वातावरण कितना गर्म है, वही प्लूटो पे कितना ठंडा। तब सन का एक चक्कर लगाने में तो मर्क्यूरी को 58 डेज लगते हैं और प्लूटो को अर्थ के वाइज 247 ईयर लगते हैं। तो ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। ऑर्बिट ऑफ द अर्थ का मतलब वो होता है जो अर्थ यूज़ करता है या अर्थ जिसके ऊपर से सन का एक चक्कर लगाते हैं। तो चलिए एनिमेशन के थ्रू देखते हैं। ये सन, अर्थ, और जिस पाथ में अर्थ सन का चक्कर लगा रहा है उसे हम ऑर्बिट बोलेंगे। तो ये देखिए, ये जो सर्कुलर पाथ आपको दिख रहा है, ये इस पाथ को ऑर्बिट बोलेंगे। और ये जो पाथ का शेप है वो सर्कुलर नहीं, इसे एलोंगेटेड बोलते हैं। तो जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, हम हमेशा सोचते हैं भाई ये ज्योग्राफी है क्या। तो चलिए देखते हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो जो वर्ड जियोग्राफी है वो एक इंग्लिश ओरिजिन का है, बट इसे ये दो ग्रीक वर्ड मिलके एक इंग्लिश का वर्ड बना है, जियोग्राफी। जियो जो वर्ड है उसका मतलब होता है अर्थ, और ग्राफिया यानी जो ग्राफी है वो एक वर्ड सा है, ग्राफिया, जिसका मतलब होता है राइटिंग। तो मतलब हो जाता है फाइंडिंग आउट, तो इसका मतलब हो जाता है फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द अर्थ। चलिए देखते हैं जियोलॉजी के बारे में। तो जो वर्ड जियो है उसका मतलब तो हमें पता है अर्थ होता है, और जो लॉजी है उसका मतलब होता है स्टडी। तो जियोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ द अर्थ। तो चलिए अभी देखते हैं जियोमेट्री के बारे में। जो वर्ड जियो है उसका मतलब हो जाता है अर्थ, मेट्री मेजरमेंट करना, तो हो जाता है मेजर ऑफ द अर्थ। तो नेक्स्ट एंड लास्ट है जियोइड। तो जो वर्ड जियो है उसका मतलब होता है अर्थ, और आइड का मतलब होता है शेप या फिर असेंबलिंग द शेप ऑफ समथिंग। तो जियोइड का टोटल या फिर टुगेदर उसका मीनिंग हो जाता है रिसेंबलिंग द शेप ऑफ द अर्थ। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, द अर्थ यानी हमारा अपना प्लेनेट। तो जो अर्थ है वो सन से तीसरा प्लेनेट लगता है, मतलब अगर आप सन से 2 प्लेनेट आगे तीसरे नंबर के प्लेनेट पे आओगे तो आपको द अर्थ मिलेगा। अर्थ इन साइज वाइज 5th लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम है। जो अर्थ का शेप है वो जियोइड शेप का होता है, और अर्थ दोनों पोल से मतलब द नॉर्थ पोल और साउथ पोल से फ्लैटन है, इसीलिए उसे द जियोइड शेप बोला जाता है। तो अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जिसमें लाइफ है, क्योंकि वो हैबिटेबल जोन में आता है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं, द एस्ट्रोनॉमर्स। तो एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं? तो एंशिएंट पीरियड से ही ह्यूमन के अंदर एक क्यूरियोसिटी होता है नाइट स्काई को देखने से ही, ये जो चीज़ें चमकती है वो क्या होता है, जो गैलेक्सीज हमें विजिबल होती है वो क्या होती है, जो लाइट सोर्स हमें मिलती है। तो ह्यूमन एंशिएंट टाइम से ही काफ़ी क्यूरियस थे इस बारे में। तो जो भी इंसान इस नाइट स्काई को स्टडी करती है, उनके सेलेस्टियल बॉडीज को स्टडी करती है, उसे एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं। तो इसमें से एंशिएंट इंडियन के एक महान एस्ट्रोनॉमर का नाम है आर्यभट्टा। फिर चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं जिसे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। तो द स्टडी ऑफ कॉन्स्टलेशन एंड स्टार्स और उनके पैटर्न को जो स्टडी करते हैं उन्हें एस्ट्रोलॉजर्स बोला जाता है। उन्हें कॉन्स्टलेशन की काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है। तो चलिए एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोलॉजर का पार्ट हमारा हो चुका है। तो चलिए अब एक कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसे कहते हैं द हैबिटेबल जोन। तो ये हैबिटेबल जोन होता क्या है? अगर आप सन के बहुत ही पास है, जैसे हमने मर्क्यूरी के केस में देखा था, तो जो मर्क्यूरी का जो एटमॉस्फेयर, जो क्लाइमेट है वो काफ़ी हॉट होगा, जो टेम्परेचर होगा वहाँ पे वो काफ़ी ह्यूमिड होगा, वहाँ पे वाटर सोर्स कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर वही हम कोई फार प्लेनेट ले लें जैसे नेपच्यून, यूरेनस या फिर प्लूटो, तो वो अर्थ से काफ़ी दूर होने के कारण वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है, वहाँ पानी भी जम चुका होता है। तो इस कंडीशन में या फिर दोनों भी कंडीशन में ज़िंदा रहना नियरली इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल, आप वहाँ पे लाइफ का कोई भी सोर्स आप ढूंढ ही नहीं सकते। तो कुछ हमें ऐसा लोकेशन चाहिए होता है जो ना तो ज़्यादा पास हो ना ही ज़्यादा दूर हो। तो ये जो जोन होता है इसे हैबिटेबल जोन कहते हैं, और इस जोन में हमारा प्लेनेट अर्थ आता है। आप अर्थ पर टेम्परेचर देख सकते हैं, ना तो ज़्यादा ट्रिमेंडियस हॉट होता है और ना ही ज़्यादा ट्रिमेंडसली कोल्ड होता है। टेम्परेचर जो होता है एकदम मिड में होता है,
ज़्यादा गर्म भी नहीं, ज़्यादा ठंडा भी नहीं। इसीलिए लाइफ हमारे अर्थ पे पनपता है। यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का ऑक्सीजन, यहाँ का वाटर लाइफ को सपोर्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसीलिए हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। और हमारा अर्थ का जो 2/3 सरफेस है वो फुल्ली वाटर से कवर्ड है, इसीलिए इसे ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं, द मून। द मून एक ऐसा सेलेस्टियल सरफेस है हमारे अर्थ के जो सबसे नियरेस्ट है, यानी द मून इज द नियरेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू द अर्थ। और मून जो है वो अर्थ का अपना खुद का नेचुरल सैटेलाइट है। अर्थ का जो डायमीटर और मून का डायमीटर कंपेयर करेंगे तो जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। यानी अगर आप अर्थ के डायमीटर को लेंगे उसे 4 हिस्सों में बांट देंगे और जिसको 1 पार्ट लेंगे, मतलब 1/4 पार्ट, वो पूरा का पूरा मून का डायमीटर हो जाएगा। फिर भी हम जब भी स्काई में देखते हैं मून हमें काफ़ी बड़ा और ह्यूज दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो मून और अर्थ का डिस्टेंस है वो है 3,84,400 किलोमीटर। इसीलिए अर्थ हमें काफ़ी बड़ा अपीयर होता है। इससे पहले अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस देखा था जो है 150 मिलियन किलोमीटर, और अर्थ और मून का जो कि है 3,84,400 किलोमीटर। तो चलिए एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ एंड मून। तो आपको समझ ही गया होगा इस डायग्राम के थ्रू कि अर्थ जो सन से कितना दूर है और मून और अर्थ के बीच में का डिफरेंस क्या है। इन तीनों के अलाइनमेंट के थ्रू आप नोटिस ही कर सकते हैं या फिर आप खुद समझ सकते हैं इनके बीच में डिफरेंस कितना है, और डिस्टेंस दूर या पास होने के कारण एक प्लेनेट पे उसके स्टार या उसके सैटेलाइट का क्या डिफरेंस या फिर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए अभी मून के रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो मून को 1 राउंड ऑफ द अर्थ लगाने में 27 डेज लगता है और उतना ही टाइम खुद के एक्सिस पे रोटेट करने के लिए, मतलब उसका 1 डे इक्वल टू 1 राउंड अराउंड द अर्थ सेम होता है 27 डेज। जो अर्थ पे जो क्लाइमेट है वो अर्थ की तरह सूटेबल नहीं है, मतलब वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। अर्थ पे आपको एयर वाटर मिलेगा, जबकि मून पे आपको नो एयर नो वाटर, इसलिए लाइफ का मून पे पनपना इम्पॉसिबल है। जिस तरह अर्थ पे माउंटेन्स होते हैं उसी तरह आपको मून पे भी काफ़ी सारे माउंटेन्स मिलेंगे और काफ़ी सारे क्रेटर्स मिलेंगे। तो यहाँ तक हमारा मून का सफ़र ख़त्म होता है। चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, द एस्टेरॉइड्स। तो एस्टेरॉइड वो स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज होती है जो आपको मार्स और जुपिटर के बीच में मिलेगा। तो ये काफ़ी स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी होती है। काफ़ी साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये कोई प्लेनेट के छोटे छोटे टुकड़े हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं मेटेरॉइड्स के बारे में। जो मेटेरॉइड्स होते हैं वो काफ़ी स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी या फिर जिसे हम स्मॉल रॉक्स भी कहते हैं जो सन के अराउंड एक ऑर्बिटल पाथ में रोटेशन करते हैं। ये मेटेरॉइड्स कभी कभी किसी प्लैनेट में भी एंटर हो जाता है, तो कभी कभी ये अर्थ में भी एंटर होता है, पर फ्रिक्शन के कारण एटमॉस्फेयर में एयर के फ्रिक्शन के कारण ये मेटेरॉइड काफ़ी बार हवा में ही वेस्ट हो जाता है या फिर वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। और काफ़ी बार ये मेटेरॉइड्स खुद अर्थ पे जाके गिर पड़ते हैं जहाँ पे वो स्मॉल क्रेटर्स बना देते हैं। तो जैसे कि हम पिक्चर में देख ही सकते हैं, और कोई मेटेरॉइड अर्थ के सरफेस पे गिरे तो कैसा वो अर्थ के सरफेस पे इम्पैक्ट या फिर क्रेटर क्रिएट कर सकता है। या फिर कई बार आपने अर्थ के या फिर नाइट स्काई में देखा होगा कोई एक एलोंगेटेड चीज़ एक पाथ में फ्लो हो रहा है जो अपने पीछे एक टेल छोड़ रहा है, तो उसे हम मेटेरॉइड कहते हैं। तो ये इफेक्ट कैसे होता है, जब एक मेटेरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होता है तो वो बर्न करना चालू करता है। तो जो बर्निंग होने के कारण फायर प्रोड्यूस होता है और फायर लाइट को जनरेट करता है। एंड आफ्टर फायर जनरेटिंग जो टेल बनती है वो फायर के फ्लेम के कारण होता है। तो हमारा मेटेरॉइड यहीं पे ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है द गैलेक्सीज। तो काफ़ी बार अपने मूवी में या नाइट स्काई में इस तरह का एक व्यू देखा होगा, इसे हम गैलेक्सीज कहा करते हैं। तो जो गैलेक्सीज है, जो एंशिएंट टाइम में या फिर एंशिएंट इंडिया में इसे एक नाम दिया गया था, यानी द रिवर ऑफ लाइट। और जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसे द मिल्की वे गैलेक्सी या फिर हिंदी में आकाशगंगा बोला जाता है। तो गैलेक्सीज कैसे बनती है, जो काफ़ी सारे बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार और उनके सिस्टम, मतलब जो जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, ऐसे मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम को मिला के गैलेक्सी बनता है।
और ऐसे गैलेक्सीज के ग्रुप को हम क्लस्टर बोलते हैं। और जब ये क्लस्टर एक न्यूमरस अमाउंट में कलेक्ट हो जाता है उसे हम यूनिवर्स बोलते हैं। तो आपको यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ तक समझ गया होगा। तो होप सो लेसन आपको बहुत ही अच्छे से समझा होगा।